गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भूगोल सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही थी और हमने देखा कि किस तरीके से भूगोल सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए मैंने आपको आधार बताया कि किस तरीके से आधार लिया जाता है और किस तरीके से उस आधार को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय की बात की जाती है। मैंने आपको अंतिम क्लास जब हमने ली थी तो उस बात की थी कि साहब कि विश्व, भारत या राजस्थान के नक्शे आपके पास आते हैं और आपने अभी 10th तक पढ़े भी है, भरे भी है, पर ये बने क्यों, कैसे बने, किस लिए बने, कि इनके नक्शे जो बने उसमें पतंगाकार स्थिति जो राजस्थान की है, ये राजस्थान की जो पतंगाकार स्थिति है क्यों बनी, या वर्ल्ड लेवल की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये क्यों बने, किस लिए बने, आज तक आपने पढ़ा नहीं। क्यों बना ऐसी स्थिति या भारत का नक्शा, मैंने आपको पहले बता दिया क्यों बने ऐसे, ये ऐसे कटे फटे क्यों हैं, ये इतना सा टुकड़ा क्यों है, बीच में नदियां क्यों बह रही है, बीच में महासागर क्यों हैं, कुछ पता नहीं। इसके लिए कहानी सुनते हैं और उस कहानी के आधार पर बात करते हैं। ये आपके सिलेबस में भी है, कहानी को सुनते हुए सिलेबस के आधार पर बात करते हैं। चलिए देखिए बेटा, एक विद्वान हुआ करता था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। और ये चीज आपको लाइफ टाइम पढ़नी है, ये आज के लिए नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम पढ़ने वाली चीज है। एक विद्वान था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने 1912 में वनस्पति शास्त्र में अध्ययन किया। साइंस का टॉपिक है, देखिए साइंस में पढ़ने वाला व्यक्ति है, वनस्पति शास्त्र साइंस का टॉपिक है, ठीक है। और विद्वान की परिभाषा काय में पढ़ रहे हैं? आर्ट्स में। तो ज्योग्राफी इज अ नॉट आर्ट सब्जेक्ट, इज अ साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि तर्क देता है। तर्क कैसे? रात हुई दिन होगा, क्या रात के बाद में दिन नहीं होता? होता है। दिन हुआ रात होगी, क्या दिन हो गया उसके बाद रात नहीं होगी? होगी। आज, कल, परसों, क्यों कहा जाता है? कि दिन परिवर्तित होंगे। तो अल्फ्रेड वेगनर जैसे विद्वान ने यही बताया कि साहब जो ये संपूर्ण पृथ्वी है, ये संपूर्ण विश्व है, इसका निर्माण कैसे हुआ। इस एक निर्माण के आधार पर आपको पता लग जाएगा कि भारत कैसे बना, राजस्थान कैसे बना, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम सूक्ष्म बात करेंगे, जब टॉपिक आएगा उस टाइम पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। देखिए बेटा, अल्फ्रेड वेगनर एक विद्वान था जिसने 1912 में वनस्पति शास्त्र में विद्वान हासिल की और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम था, सिद्धांत दिया जिसका नाम था महासागर व महाद्वीपों की उत्पत्ति। क्या था साहब? महासागर व महाद्वीपों की उत्पत्ति। अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने एक सिद्धांत दिया 1912 में, वनस्पति शास्त्र के विद्वान थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसका नाम था महासागर व महाद्वीपों की उत्पत्ति। और कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। वेगनर कहते हैं कि साहब एक महासागर था। क्या था? एक महासागर था जिसमें क्या भरा हुआ था? पानी, जल भरा हुआ था। जल भरा हुआ था। इस जल के अंदर एक भूखंड था। भूखंड था। भूखंड का मतलब आप समझे कोई चट्टान थी, कोई पत्थर पथरीला भाग था, ठीक है।
भूखंड था और उसके चारों तरफ जल भरा हुआ था। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बात करें तो ये जो जल था वो था पेंजिया। और जो भूखंड था वो था पेंतालासा। सॉरी, ये था पेंतालासा, तो ये था पेंजिया। अब आप लोगों ने अगर नदी तालाब देखे हों तो आपने देखा होगा एक आकृति निकलती है जिसे हम कहते हैं लोरी, अर्थात चटनी पीसने की सिल्ला। देखते होंगे आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चटनी पीसने वाली जो ऊपर वाला भाग होता है, उस भाग का निर्माण होता है नदी पानी के कटाव से। लगातार पानी के कटाव होने से लगातार उसके निर्माण से पत्थर गोल हो जाता है। और पत्थर गोल होने का कारण क्या है कि उसमें जो अपर्दनकारी क्रियाएं हैं, जिसमें नदी हो, पर्वत हो, नदी हो, वायु हो, हिमनद हो, बहुत सी चीज़ें, उनके द्वारा वो कटना शुरू करता है पत्थर और वो गोल आकृति में बन जाता है। तो इसी तरीके से ये पानी इस पत्थर को काट रहा था, ये पानी इस पत्थर को काट रहा था। और एक समय बाद जिस युग में, जिसे कहा जाता है कैलिफोर्निया युग, उस युग में ये पत्थर कटते 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 इस पानी के अंदर ही दो भागों में बट गया। ये पत्थर एक से दो भागों में बट गया, पहला और दूसरे दो भागों में। ये एक पत्थर था, ये दो भागों में बट गया और इस पानी में तैरने लगा। एक भाग से दो भागों में बट गया। पहला जो भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड, और जो दूसरा भाग था उसका नाम था अंगारा लैंड। किताब में आप पढ़ेंगे लॉरेंसिया, ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। जब ये दोनों भाग बट गए तो इसमें से गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया हुई और गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया के कारण इस समुद्री में एक भाग चल गया पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम दिशा समझ में आ गया, एक भाग चल गया पश्चिम की तरफ, एक भाग चल गया पूर्व दिशा की तरफ। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। जो इधर की साइड गया वो कहलाया अंगारा लैंड, और जो इधर गया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। और पानी वापस वैसे के वैसे भर गया, पानी वापस के वापस वैसे के वैसे भर गया। और वापस भरने के बाद में आपको पता है पानी अपना स्वभाव कभी खत्म नहीं करता है, और उसने इसके टुकड़े करना शुरू किए, और टुकड़े होते हुए ये टुकड़े लगातार होते चले गए। इस महासागर में विभिन्न प्रकार के टुकड़े होने लगे। और फिर इनमें पानी भर गया। कुछ आया समझ में? दोबारा समझा रहा हूं। देखिए बेटा, वेगनर नाम का एक विद्वान था जिसने 1912 में वनस्पति शास्त्र में पढ़ाई की थी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। इन्होंने क्या कहा कि साहब एक भूखंड था, अर्थात एक पथरीला भाग था जो एक समुद्र के बीच में था। पथरीला भाग को पेंजिया नाम दिया गया, जो समुद्री भाग था उसको पेंतालासा नाम दिया गया। इन्होंने कहा कि साहब ये पानी का स्वभाव होता है, आपको जैसे मैंने उदाहरण बताया कि पानी जहाँ नदियाँ वगैरह बहती है उसके आसपास के तट को काटती है। इस वजह से वहाँ के जो पत्थर होते हैं गोल मटोल हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से जब ये चट्टान को काटने लगी तो काटने के कारण इसे दो भागों में बट गया, और दो भागों में बट के ये क्या कहलाया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दो भागों में कहलाया। गुरुत्वाकर्षण शक्ति या प्रवाह के कारण ये दो भागों अलग अलग में चले गए। एक भाग पश्चिम की तरफ चल गया जो अंगारा लैंड कहलाया, एक भाग पूर्व की तरफ चल गया जो गोंडवाना लैंड कहलाया। पर पानी अपना स्वभाव खत्म नहीं करता है और उसने इनको भी काटना शुरू किया, और काटने की वजह से ये इस स्थिति में आ गए। इस स्थिति में आने के कारण ये वर्तमान के विश्व के प्रमुख महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं। विश्व के प्रमुख महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं। कैसे समझेंगे? विश्व के प्रमुख द्वीप के रूप में आए, कैसे आए समझें। और यही कारण है जिससे विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा, राजस्थान का नक्शा निर्मित हुआ।
देखिए बेटा विश्व का नक्शा, जो इधर की साइड आया वो बना आपका ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ये टूटे हुए भाग है, अभी इसका भी बात करेंगे अपन। यूरोप, अफ्रीका, भारत, मलेशिया वलेशिया थाईलैंड वगैरह होते हुए, वियतनाम होते हुए ये आपका एशिया, या ऑस्ट्रेलिया और या अंटार्कटिका। ठीक है, अब बात करते हैं, नाम लिख लेते हैं एक बार। नाम देखिए आप, ये तो हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका अफ्रीका। ये हो गया आपका यूरोप। ये हो गया आपका एशिया। ये भारत। ये आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये अंटार्कटिका। सातों महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों महाद्वीप हो गए। अब क्या हुआ साहब, जो पैंतालासा का पानी था वो इनके बीच में समा गया, इन कटे हुए भागों में समा गया। उससे क्या बने? महासागर बने। कौन कौन से महासागर बने? उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और यहां पे ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी 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 अटलांटिक महासागर। ठीक है, यह आपका बना उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर। और ये बना आपका दक्षिणी दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, ये बना आपका हिंद महासागर। ये बना आपका हिंद महासागर। वापस इधर ही उत्तरी सागर। और ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। इस तरीके से हमारे जो सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिया उसके बारे में बताया कि जो भाग कटे थे वो इस तरीके से बटे और इस तरीके से आपके विश्व के नक्शे का निर्माण हुआ, भारत के नक्शे का निर्माण हुआ, राजस्थान के नक्शे का निर्माण हुआ। इन सभी कारणों के कारण इस तरीके से हमारा विश्व का नक्शा सामने आया। आया आप कुछ समझ में कि इस तरीके से बटने के बाद में
हमारे जो नक्शों का निर्माण हुआ वो इस प्रकार हुआ कि उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर और विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसका प्रमुख कारण यही रहा कि इस तरीके से। अब आप लोगों ने देखा कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया 1912 में, इस सिद्धांत के आधार पर इन्हें जो विद्वान थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई, इस तरीके से विश्व के नक्शे का निर्माण हुआ। यह आपके सामने उदाहरण है। आप लोगों ने देखा बेटा कि किस तरीके से अल्फ्रेड वेगनर ने विश्व के नक्शे के बारे में बताया। जब आपने विश्व का नक्शा बनाना सीख लिया तो विश्व के नक्शे बनाने के बाद में आपको इसका नाम बढ़ना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होगी और आप इसको आसानी से नाम बढ़ लेंगे। आपको ये पता होगा कि कौन सा देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो आप आसानी से इसको बढ़ लेंगे। इस तरीके से आपके विश्व के नक्शे के बारे में हमने बताया। अब हम बात करेंगे, इन्होंने वेगनर ने कह तो दिया कि साहब ये इस तरीके से नक्शा बना कर आप, पर बच्चे बोले कि सर आपने तो हमें झूठ मार की कहानी बना करके विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा और राजस्थान का नक्शा बनाना सिखा दिया। आपने झूठ मार की कहानी कही और इसकी वजह से ये नक्शा बनाना सिखा दिया। क्या प्रूफ है सर कि आप जो बोल रहे हो वो सही है? क्या कारण है? जैसे साइंस की बात करें, साइंस में जब तक किसी चीज का आधार नहीं होता है, अर्थात आधार, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 मिला करके, फलाना मिला करके, डीगड़ा मिला करके ये केमिकल तैयार किया गया, मिलाने पर वो केमिकल तैयार किया गया। उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी आपको पता है कि साहब कोई ना कोई चीज बनने के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे मैंने कहा विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा, राजस्थान का नक्शा बनने का कोई कारण है, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए एक विद्वान था जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता है इन विद्वान की। इस विद्वान की मान्यता आप पूरी लाइफ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। उसने बताया कि किस तरीके से विश्व के नक्शे का निर्माण हुआ और विश्व के नक्शे का निर्माण होने का क्या कारण था, वो आपको मैंने बताया। पर अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ने तो बता दिया, विश्व का नक्शा बना भी दिया, पर क्या ये बात सत्य है या असत्य, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी क्या आलोचनाएं हुई, क्या ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि सर ने जो कहा वो बात बिल्कुल सत्य है? सर कोई प्रूफ देके बताइए, सर कोई प्रूफ देके बताइए जिसके आधार पे हम मान जाएंगे आपकी बात बिल्कुल सत्य है। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा। इसी तरीके से अल्फ्रेड वेगनर के सामने भी ये समस्या आई कि उनसे पूछा कि साहब आप जो कह रहे हैं क्या वह सत्य है? तो उन्होंने कहा साहब मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, मैं उसका प्रूफ दे सकता हूं। क्या प्रूफ दे सकते हैं, देखते हैं। देखिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। पहला उदाहरण जो दिया जिससे उनकी बात सत्य होती है वो कहलाता है जैसा फिट का नियम। जे सा फिट, जैसा फिट का नियम। क्या कहते हैं विद्वान? कहते हैं कि साहब इस वाले भाग को, ये जो भाग है, इस वाले भाग को पूरे को पत्ती से काट लो। ब्लेड, ब्लेड जानते ना, शेव वेव बनाते हैं अपन जिससे, उस भाग से काट लो और काट के इस पूरे भाग को, इसको काट लो और काट के यहां लगाएंगे तो ये एज इट इज बैठ जाएगा। ये परस्पर चिपका हुआ मिलेगा। इसी को कहा गया जैसा फिट का नियम। तो पहला उदाहरण कि साहब ये पहले सारे एक हुआ करते थे और एक होने का कारण बाद में इसमें वेलन ब्रश जैसी प्रक्रियाएं हुई और ये अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने का कारण को इसको देखा जाए तो इन सबको आपस में जोड़ के देखा जाए तो आपस में जोड़ करके देखने पर ये आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देख लीजिए आप, और एक उदाहरण देके बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई कागज है, ठीक है, ये मेरे हाथ में कोई कागज है और मैंने इसको गलती से फाड़ दिया। एक उदाहरण के लिए मैंने इसको फाड़ दिया, ठीक है। अब क्या ये इसके अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं, इस शब्द को आपके इन शब्दों से मैच करना है तो आप क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे और मिला के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसी प्रकार से जब ये भाग फटे थे तो इन्हें मिलाने के लिए इस वाले भाग को इस वाले भाग में जोड़ा जाता है तो ये आपस में मिल जाता है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि साहब इस वाले भाग को काट के पत्ती की सहायता से अगर हम इसके पास में ले जाके भारत के विश्व के नक्शे में मिलाएं तो ये आपस में मिला हुआ नजर आता है। इस तरीके के उदाहरण इसमें दिए गए कि साहब कोई भाग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया कि ये कागज है, इस कागज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। ये कागज है, इस कागज का मैंने 2 टुकड़े कर दिए।
अब मेरे को इस कागज को पढ़ना है, मेरे को इस कागज का अध्ययन करना है, तो उस अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कागज को आपस में मिला करके फिर अध्ययन करना पड़ेगा, अर्थात इनको जोड़ूंगा और जोड़ के फिर पढ़ पाऊंगा। तो उसी तरीके से इनके स्तर को बताया गया कि साहब इस महाद्वीप को काट के अगर इस विश्व के अंदर दक्षिण अमेरिका को काट दिया जाए, पत्ती की सहायता से इस वाले भाग को उड़ा दिया जाए और इस वाले भाग को उड़ा करके अगर यहाँ लाया जाए तो ये आपस में जुड़ा हुआ मिलता है, ये वाला भाग आपस में जुड़ा हुआ मिलता है। इसी को कौन सा नियम कहा गया, जैसा फिट का नियम। इस नियम को कहा गया जैसा फिट का नियम। समझ में आ गया कि विश्व का नक्शा और भारत का नक्शा और राजस्थान का नक्शा कैसे बना, कि अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने 1912 में, जिनने किसमें पढ़ाई की थी, वनस्पति शास्त्र, साइंस के विद्यार्थी थे और थ्योरी काई में आ रही है, आर्ट्स में। थ्योरी काई में आ रही है, आर्ट्स में। साइंस के विद्यार्थी थे, आगाई में रही है थ्योरी, आर्ट्स में। और क्या सिद्धांत दिया था इन्होंने, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। इन्होंने सिद्धांत दिया साहब कि महाद्वीप और महासागर, कितने महाद्वीप, 7, महासागर कितने, 5, कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो मैंने आपको बताया कि एक भूखंड था, एक गोल क्षेत्र था, उस गोल क्षेत्र में एक पत्थर वाला भाग था। पानी का स्वभाव होता है, आपने नदी वगैरह देखी होगी, पानी का स्वभाव होता है वो चट्टान को काटने का काम करता है। तो वो चट्टान कटी, चट्टान कटने से 2 भागों में बटी, एक बनी अंगारा लैंड, दूसरी बनी गोंडवाना लैंड। और एक भाग चल गया कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। एक भाग किधर चल गया, पश्चिम दिशा में। जो पश्चिम दिशा में आया वो कहलाया अंगारा लैंड, जो पूर्व दिशा में गया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। पानी का फिर भी स्वभाव खत्म नहीं हुआ, उसने उसको फिर काटना शुरू किया और काटने की वजह से विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों का अलग अलग रूप में निर्माण होने लगा। इधर भी इसी तरीके से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण होने लगा। और वर्तमान में ये कटते 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 पत्थर इस तरीके से कटे फटे कटे फटे कटे फटे कटे फटे आकृति में आ गए और ये कटते हुए चले गए। क्या सर भविष्य में ये ऐसे ही रहेंगे? एक दिमाग में क्वेश्चन उठाना, क्यों? मैंने आपको बोला जब तक ज्योग्राफी में क्यों शब्द नहीं उठाओगे, जब तक पढ़ना हुए, क्या सर भविष्य में ये ऐसे ही रहेंगे? क्या अब नहीं कट रहे? कट रहे हैं बेटा, ये अभी भी कट रहे हैं। यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जगह, और ये वर्तमान समय में पानी में डूब चुकी है। ये वर्तमान समय में पानी के अंदर डूब चुकी है। और इसी तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग करते रहे, अर्थात प्रदूषण फैलते रहे, तो आने वाले आप मेरी उम्र में आओगे तो जब तक ये वाला भाग डूबा हुआ मिलेगा आपको। पूरा भारत का नक्शा सिर्फ बनने में ऐसा बनेगा, जनता यहाँ तक निवास करेगी बस, क्योंकि सीमाएं तो हमारी यहाँ तक है, पर नक्शा बनने में तो इस तरीके का बनेगा, पर हम पानी में डूब चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से आप ग्लेशियर लगातार पिघाल रहे हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फीले क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र आप लगातार पिघाल रहे हैं, और इस वजह से इंदिरा पॉइंट वर्तमान में डूब चुका है। और आने वाले समय में धीरे 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 ये पूरा भाग डूबता चला जाएगा, और ये कटता भी, कटेगा भी सही, क्योंकि पानी में डूबेगा तो निश्चित है भाग, जो पथरीला भाग है वो कटेगा भी सही। इस तरीके से कटने से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो आपके 5 महासागर बने और 7 महाद्वीप बने। 1 उत्तरी अमेरिका, 2 दक्षिण अमेरिका, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस तरीके से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महासागर देखिए, उत्तरी प्रशांत 1, दूसरा दक्षिणी प्रशांत, तीसरा उत्तरी अटलांटिक महासागर, चौथा दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर और 5वां हिंद महासागर। इस तरीके से 5 महासागरों का निर्माण हुआ। इस तरीके से विश्व के नक्शे का निर्माण हुआ, इसी तरीके से भारत के नक्शे का निर्माण हुआ, इसी तरीके से राजस्थान के नक्शे का निर्माण हुआ। ये थ्योरी आप लोगों ने समझी। अब मैंने आपको ये एक नियम बताया कि सर आपने तो यूं मर्जी आए जैसे कहानी बता दी, सर आपकी मर्जी आए जैसे कहानी बता दी। अल्फ्रेड वेगनर ने भी, अल्फ्रेड वेगनर के साथ भी यही हुआ। उनने सिद्धांत तो दिया, तो लोग बागों ने बोला तू तो मर्जी आए जो कहानी कह रहा है, सिद्धांत का प्रूफ दे के बता। तो उनने पहला प्रूफ दिया जिसका नाम था जैसा फिट का नियम। क्या नियम दिया कि साहब इसको पत्ती से काट लो, दक्षिण अमेरिका को जो नक्शे में है, आपके जो कॉपी में नक्शा है उसको पत्ती से काट लो, बस इस भाग को पत्ती से काट लो। काट लिया, काट के उठा करके यहाँ लाओ, ये अपना आप इसके अंदर मिला हुआ नजर आएगा। ये वाला जो भाग है इधर वाला ये निकला हुआ है, वो इसके अंदर सेट हो जाता है। तो सेट होना, जैसा फिट, जैसे के जैसे फिट होना। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया आपको कि उदाहरण देके बताया कि साहब ये कॉपी है, ये पन्ना है, इस पन्ने को मैंने बीच में से फाड़ दिया, और अगर इसको पढ़ना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इसको मिला करके इस तरीके से पढ़ूंगा। तो उसी तरीके से जब उन्होंने कहा जैसा फिट, तो इसको मैंने पत्ती से काटा, काट के यहां ले जाऊंगा तो ये एज इट इज फिट हो जाएगा। अर्थात ये भविष्य में एक हुआ करते थे, सारे के सारे एक हुआ करते थे। दूसरा नियम देखेंगे, जीवाश्म। जीवाश्म कैसे? इस वाले भाग पे और इस वाले भाग पे, इस वाले भाग पे, इस वाले भाग पे खुदाई हुई, खुदाई की, और खुदाई करने पे जो जीवाश्म याम ले वही जीवाश्म याम ले।
जो जीवाश्म यहाँ मिले वो के वही जीवाश्म यहाँ मिले। तो इससे क्या पता लगा कि ये पहले एक हुआ करते हैं। तीसरा, वनस्पति। यहां की वनस्पति और यहां की वनस्पति, यहां की वनस्पति और यहां की वनस्पति सेम है। उसका कारण कि ये एक हुआ करते। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा जो लास्ट इनका सिद्धांत हुआ, जो अभी भी वर्तमान में सजीव सिद्धांत है, जो है लैग्मिन। लैग्मिन, लॉगमिन हो गया, लैग्मिन। क्या है बेटा लैग्मिन? ये एक चूहा है, चूहा होता है, चूहा जो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे कनाडा में, यहाँ पे साइबेरिया के पास कनाडा में ये एक चूहा पाया जाता है। इस चूहे की आदत क्या थी? वो यहाँ घास खाता था आकर के, यहाँ एक घास उगती थी उसको खाता था। वो चूहा यहाँ से आता और आके इसको घास को खाया करता था, घास खाता था। ये प्रचलित आदत थी उसकी, प्राचीन समय से चल रही आदत थी। अब क्या हुआ, यहाँ से वो घास धीरे धीरे खत्म हो चुकी, वो जो घास थी वो खाने की खत्म हो चुकी। अब वो क्या सोचता है, मैं ये महासागर क्रॉस करके यहाँ जाके घास खा लूंगा। तो वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ कूदता है और कूद के अपना जीवन समाप्त कर देता है। और आज भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है, ये प्रक्रिया आज भी लगातार जारी है, क्योंकि वो अपनी प्रचलित आदतों के कारण जब ये जुड़े हुए थे तभी इस तरीके की आदतें करते थे। तो इस कारण, प्रचलित आदतों के कारण आज भी यहाँ से लैग्मिन नामक चूहा आता है और अटलांटिक महासागर में गिर के अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है। इस तरीके की से उदाहरण देख करके हमें पता लगता है कि ये विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा, राजस्थान का नक्शा सब आपस में मिले हुए थे। इस प्रकार आपने विश्व के नक्शे के बारे में जानकारी प्राप्त की, भारत के नक्शे के बारे में जानकारी प्राप्त की और राजस्थान के नक्शे में। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया कि साहब हमने जो 10वीं में राजस्थान का नक्शा भरा, विश्व का नक्शा भरा, भारत का नक्शा भरा, क्यों भरा और क्या था वो बना कैसे? बस आए, बोर्ड पे टाका, पढ़ा दिया ये विश्व। अब वो विश्व बना क्यों, उसका बनने का क्या कारण था? तो उसका कारण था अल्फ्रेड वेगनर। ये विद्वान था, इसने बताया सबसे पहले कि ये विश्व इस तरीके से बना। अब आपको समझ में आया, जब आपको महाद्वीप बनाने आ गए तो देश याद करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई भी देश याद करने में आपको समस्या नहीं है। विश्व का नक्शा आपने देखा मैंने हाथ से बनाया पूरा का पूरा, उसी तरीके से आप करत अभ्यास के, जब आप अभ्यास करेंगे लगातार तो विश्व का नक्शा बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। महासागर आपके सामने है और आपके 10 नंबर का सबसे बड़ा टॉपिक 12th क्लास में इसी से तैयार होगा। सबसे बड़ा 10 नंबर का टॉपिक आपका इसी से है, जो इसमें प्रश्न के अंदर 4 तो बड़े प्रश्न आएंगे और 2 छोटे प्रश्न आएंगे इसके अंदर से। इस तरीके से इस टॉपिक में से आपके सबसे ज़्यादा 12th में आपको बहुत मदद करेगा, 11th में भी आपको बहुत मदद करेगा। इस प्रकार आपने देखा कि हमने किस तरीके से विश्व का निर्माण किया। अल्फ्रेड वेगनर था, 1912 में इन्हें सिद्धांत दिया, वनस्पति शास्त्र के विद्वान थे। फिर वापस ध्यान दे रहा हूँ, साइंस के टीचर थे और सिद्धांत इनका कहीं में आ रहा है, आर्ट्स में आ रहा है। इसलिए आप किसी सब्जेक्ट को लेवल में ना। और दूसरा उदाहरण यहाँ देखिए, रात होती है, आपको पता है मुझे पता है, पर क्यों होती है? क्यों शब्द का प्रयोग हुआ? दिन होता है, क्यों? कल परसों पहले रोज, आपने कल परसों पहले रोज क्यों डिसाइड किया कि आपको पता है दिन परिवर्तित होंगे? तो दिन परिवर्तित होंगे तो नियम एक कि दिन पर, आज तारीख 13 है तो कल 14 होगी, आज तारीख 15 है तो कल 16 होगी, आपको पता है। उसी तरीके से ज्योग्राफी भी नियम पे चलती है। तो वेगनर ने जैसे ही सिद्धांत बताया तो उसके ऊपर नियम लागू हो गए कि साहब आप नियम बताओ कि क्या कारण है कि ये ऐसा हुआ। तो इसलिए ज्योग्राफी इज अ नॉट आर्ट सब्जेक्ट, इज अ साइंस सब्जेक्ट। अगर आप इसको तरीके से पढ़ते हैं और आप इसको समझते हैं तो आप बराबर विद्यार्थी, आप साइंस के कहलाएंगे। इसलिए आप इसको हल्के में ना लें कि हाँ हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमने 85, 90, 95 बना दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट्स की तरफ नहीं आए। इसके लिए आपका स्वागत है और हमें भी ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।